सुनना है। यहाँ से जो आपके ये चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं ना, लाइन्स एंड एंगल से लेके फिर ट्राइंगल से लेके फिर क्वाड्रिलेटरल, ये थोड़े से टफ चैप्टर है। जो मैं कुछ कह रही हूँ मैं, लिसन टू मी। जैसे ही आगे से पढ़ाई की शुरुआत होने लगती है तो आपको सारे काम छोड़कर कंसंट्रेट कर लेना चाहिए। जो जहाँ रखा है उसको वैसे ही रखे रहने दो और सुनो मैं क्या बता रही हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लास को ही ध्यान से पढ़ना। अगर आप क्लास ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको कोई घर में रट्टा लगाने की 2-4 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब जो सिलेबस रह गया है ना CBSE का, वो इतना सा है, उसमें आप क्लास ही ढंग से पढ़ लो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है, मोर देन सफिशिएंट है। पर आप क्लास भी नहीं पढ़ना चाहते। मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ से आपके ज्योमेट्री के चैप्टर शुरू होते हैं। कहाँ से? लाइन्स एंड एंगल से। उसके बाद आएगा ट्राइंगल, उसके बाद आएगा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और ये जो तीनों चैप्टर है ना, इसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, तब आपको अच्छा। ज्योमेट्री वैसे भी इंटरेस्टिंग नहीं होती है, मैं आपको बता दूँ। मैथमेटिक्स में जो ज्योमेट्री का पोर्शन होता है वो थोड़ा सा नीरस होता है। और उसमें जैसे आपको पता ही होगा, पहले से आपको जब आप नहीं कभी आपने बहुत पहले ऐसा था कि ये चीज़ें नॉर्थ इंडियन ने नहीं खाई थी, जैसे इडली सांभर, ये नॉर्थ इंडियंस नहीं जानते थे। और चाइनीज़ फूड भी बहुत लेट ही आया इधर को। तो जब शुरू में आदमी इडली सांभर खाता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, मैं उपमा खाता है तो उसको एकदम अच्छा नहीं लगता है। पर धीरे धीरे वो उसमें अपना टेस्ट डेवलप कर लेता है, फिर उसको थोड़ा टाइम बाद अच्छा लगने लगता है। तो वही चीज़ इसके साथ भी होती है, ज्योमेट्री के साथ। इसमें आपको अपना लर्निंग के लिए टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, तब आपको अच्छी लगे कि हाँ अच्छा ऐसा होता है, ये ऐसी थ्योरम होती है, ये ऐसे रूल लगता है। जब उसमें आप इंटरेस्ट डेवलप करोगे तब अच्छा लगे। और एरिथमेटिक तो फिर भी पढ़ने में अच्छी लगती है, ज्योमेट्री थोड़ी सी नीरस होती है। जैसे अगर आप साइंस वाले पोर्शन में जाएंगे तो केमिस्ट्री नीरस होती है, केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं लगती। किसको अच्छी लगेगी? जो इंटरेस्ट डेवलप करेगा, और जिसको मतलब ही नहीं है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो वो पढ़ेगा। तो यहाँ से आपको अपना इंटरेस्ट खुद से डेवलप करना है कि मैम क्या पढ़ा रही है, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा, तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ चुके थे पहले। यही चल रहा था, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन्स आर पैरेलल। ये मैंने बताया भी था, या प्रूफ बताया था? इसका प्रूफ बताया था? प्रूफ नहीं बताया था, ये मैंने खाली समझाया था बेटा, प्रूफ नहीं बताया था इसका, याद है? इसको बताएंगे। तुझे कल क्या खाया था, याद है बेटा? ये थ्योरम है कि दो लाइन जब एक से, अब यहाँ कंसंट्रेट करना है, आपके आँख नाक कान सब इधर ही लगे होने चाहिए बोर्ड में। मुझे नहीं देखना है, बोर्ड को देखना, ठीक है? मुझे तो तुम रोज ही देखते हो। इसमें क्या है कि ये कह रहा है कि जो दो लाइन एक ही लाइन के पैरेलल होंगी तो वो दोनों आपस में भी पैरेलल होगी। कहने का मतलब कोई भी दो ले लो। अगर ये कह रहा है कि M जो है वो L के पैरेलल है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कह रहा है M पैरेलल टू L, अगर इससे गिवन, मुझे नहीं पता क्या दिया, मैं खाली बता रही हूँ आपको। और अगर ये कह रहा है N भी पैरेलल टू L, ठीक है, अगर ये कह रहा है M भी पैरेलल टू L है और N भी पैरेलल टू L है, तो इससे अपने आप ये रिजल्ट निकल आता है कि M पैरेलल टू N भी होगा। बात समझ आ गई? जैसे मैंने आपको बताया था यूक्लिड्स में, अगर यूक्लिड ये कहता है कि इसकी हाइट इसके इक्वल है और इसकी हाइट भी इसी के इक्वल है, तो यानी कि इन दोनों की हाइट भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो उसी तरीके का कंसेप्ट ये भी। अब इस बात को प्रूव कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैंने आपको बहुत लंबा चौड़ा परसों टाइप्स ऑफ एंगल्स बताए थे ना। मैंने आपको बताया था कि जब दो लाइंस को, अब इसमें ये भी बवाल, जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है, इसको जो तिरछी लाइन होती है इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसवर्सल कहते हैं। जो तिरछी लाइन होती है इसका नाम होता है ट्रांसवर्सल, पता भी होना चाहिए आपको। जब दो लाइंस को, या दो अभी पहले पैरेलल कह रहे हैं, पहले से हम इन्हें पैरेलल नहीं कहेंगे, जब फिलहाल में पैरेलल कह रहे हैं। जब पैरेलल लाइंस को, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल यानी कि तिरछी लाइन क्या करती है? कट करती है, तो कुछ पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? इसको देखो, कुछ पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं। कौन से? जैसे ये और ये एक पेयर बना, इसका भी ऊपर साइड का, इसका भी ऊपर साइड का, ये एक पेयर है। इसके भी नीचे साइड का, इसके भी नीचे साइड का, ये भी एक पेयर है। और ये जो दोनों पेयर है इनको क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। इसके भी ऊपर, मतलब उसका मतलब ये हुआ जैसा ये है वैसा ही ये है, और जिस तरीके का ये है वैसा ही ये है। तो दो पेयर इधर भी बने, ये करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ये मैंने परसों भी बताया था, मैं दोबारा इसलिए बता रही हूँ ताकि आप फिर से टॉपिक में कनेक्ट हो पाए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, यानी 1 जो इक्वल होगा वो 2 के इक्वल होगा और 3 जो इक्वल होगा 4 के इक्वल होगा।
इसी तरीके से 5 जो इक्वल होगा वो 6 के इक्वल होगा और 7 जो इक्वल होगा वो 8 के इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। उसके बाद ये वाले एंगल देखो, उसके बाद देखिए आप ये वाले एंगल जो क्रॉस में है, ये दोनों और ये दोनों, यानी कि 3 और 6 और 2 और 7, ये कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या कहते हैं इनको? अल्टरनेट। अल्टरनेट माने अल्टरनेट साइड पर है ना, ये एक उस साइड है तो एक इस साइड है, तो ये भी इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। और तीसरे टाइप का एंगल ये बनता है। तीसरे टाइप का एंगल कौन सा है? 3 और 2 और 7 और 6, ये एक ही साइड पर है। ये क्या है? एक ही साइड पर है, तो इनको एक ही साइड पर है तो इसको कहते हैं को इंटीरियर या इंटीरियर अपोजिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? को इंटीरियर। क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल कहते हैं। ये इक्वल नहीं होते, इनका सम 180 होता है। इनका क्या होता है? सम 180 होता है। ये कुछ एंगल्स थे जिनके क्या क्या प्रॉपर्टी होती है मैंने आपको बताया, और ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर स्टडिंग पैरेलल लाइंस। अब देखो, दो बातें होती हैं। अगर हमें ये गिवन है, अगर दे रखा है कि लाइन पैरेलल हैं, कह रखा है कि हैं, तो ये सारी बातें लागू होंगी। क्या क्या बातें लागू होंगी? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। क्या क्या बातें लागू होंगी? अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है। और तीसरी बात क्या लागू होगी कि इंटीरियर अपोजिट एंगल या को इंटीरियर एंगल का सम क्या है? 180 होगा, अगर कहा है कि पैरेलल है। ठीक है। अच्छा, अगर प्रूव करना है कि पैरेलल है, तो प्रूव करने की कंडीशन ये है कि इन तीनों में से अगर कोई भी एक बात हो जाए, या तो अल्टरनेट एंगल इक्वल आ जाए, या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाए, या इंटीरियर अपोजिट एंगल के किसी भी एक पेयर का सम 180 हो जाए किसी और तरीके से, तो अपने आप ये बात साबित हो जाएगी कि ये जो लाइंस गिवन है ये क्या है? बात समझ में आ गई? अगर पैरेलल है, गिवन है, तो ये तीनों बातें लागू अपने आप हो जाएंगी। अगर पैरेलल प्रूव करना है तो इन तीनों में से हमें कोई एक चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी। जैसे ही वो एक चीज़ प्रूव हो जाएगी, आप दूसरी लाइन में ये कह देंगे देयरफॉर लाइन L and M आर पैरेलल। बात समझ आ गई? अब ये कंसेप्ट हमें यहाँ लागू करना है। ठीक है, ये कंसेप्ट हमें कहाँ करना है? यहाँ लागू करना है। कैसे होगा? इसने कहा कि दो लाइनें जो किसी एक ही लाइन के पैरेलल होती हैं वो आपस में भी पैरेलल होती हैं। अब इसका प्रूफ इसने शायद ऊपर ही कर दिया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं मैं एक बार पढ़ देती हूँ, देखिए। If two lines are parallel to the same line, if two lines are parallel to the same line, will they be parallel to the other? क्या वो अगले के भी पैरेलल होंगी? पूछ रहा है क्वेश्चन। Let us check it. हम इसको चेक करते हैं। इस फिगर को देखो, कह रहा है in which M is parallel to L and line N is also parallel to L. समझ में आ गया? इसमें क्या कह रहा है कि M parallel to L है और N भी parallel to L है। अब आपको चेक ये करना है क्या M और N भी आपस में पैरेलल होंगी। अब सुनिए, अब ये कहानी मैंने आपको क्यों बताई, इसका इस्तेमाल इधर है। क्या इसने कहा M इज पैरेलल टू L, ठीक है, और अभी अभी मैंने बताया कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो ये सारी बातें लागू होंगी जो भी पिछले पेज पे थी, लागू होंगी कि नहीं होंगी? यानी कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। क्या इक्वल होंगे? करस्पॉन्डिंग। ये जो ऊपर वाला एंगल 1 है और ऊपर भी वाला एंगल 2 है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग है। तो अब ये तो ये इतनी बात तो ये खुद कह ही रहा है कि M इज पैरेलल टू L, कह रहा है ना? अरे कह रहा है ना? तो जब M इज पैरेलल टू L ये अपने आप से कह रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हुआ या नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग है। और ये खुद ही कह रहा है कि लाइन पैरेलल है, तो ये बात तो अपने आप लागू हो जाती है। हो गई? अच्छा, फिर ये कह रहा है कि N इज पैरेलल टू ऑल्सो L, N को भी बता रहे हैं ना L के पैरेलल, सॉरी N इज पैरेलल टू L कह रहा है, N इज पैरेलल टू L, N इज पैरेलल टू L कह रहा है तो बीच वाली को भूल जाओ, इसको नहीं, इसको। N इज पैरेलल टू L कह रहा है तो बीच वाली को भूल जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ N इज पैरेलल टू L, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है और इसका ये है, यानी 1 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ हमने कहा 1 इज इक्वल्स टू 2, यहाँ हम कह रहे हैं 1 इज इक्वल्स टू 3, यानी ये दोनों एंगल 1 के ही इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। तो इससे रिजल्ट निकल के आया एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। और व्हेन एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3,
ठीक है। अगर क्या है 2 और 3 भी क्या है इक्वल होंगे तो ये कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाते हैं तो अगली लाइन में बहुत इजीली हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है। अभी तो मैंने आपको बताया इसमें दोनों बातें लागू हो गई। ये वाली बात भी लागू हो गई कि अगर लाइन पैरेलल होंगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और ये वाली बात भी लागू हो गई कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से इसको प्रूव करना है। एग्जाम में अगर ये थ्योरम आती है, जो थ्योरम आनी है वो मैंने आपको टिक कराई, शायद ये नहीं है आने वाली, लेकिन अगर आ जाती है तो इसको प्रूव करने का ढंग यही है। सिर्फ स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? सिर्फ स्टेटमेंट, मैंने ये लिख के आएगा बस, ये बस इतना लिख के दे देगा वो आप। प्रूव दैट, इसके आगे से ऊपर एक और लिखा होगा प्रूव दैट, और आगे ये स्टेटमेंट कंटिन्यू होगा। और आपको सब कुछ खुद ही करना है, फिगर खुद ही कर बनाना है, नेमिंग खुद ही करनी है, प्रूफ भी खुद ही करना है। सिर्फ थ्योरम प्रूफ करने के लिए बस इतना ही स्टेटमेंट लिखकर आता है एग्जाम। तो कई बार जब आप सिलेबस को ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो आपको ये पता नहीं चलता है कि थ्योरम कहाँ से आई है, कौन से चैप्टर से आई है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई फिगर विगर कुछ नहीं बना होता, खाली स्टेटमेंट दिया होता। बात समझ आ रही है? ये सबको क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाए इसमें। ये क्या आ रहा है? ए प्लस टाइप का, ये नीचे क्या आ रहा है? कॉपी पेस्ट क्या आ रहा है? ये ठीक है। अब जो हमने ये थ्योरम पढ़ी है ना, इसका इस्तेमाल होगा किसमें होगा? इस्तेमाल अरे किसमें होगा? क्वेश्चन है। यहाँ देखो, नाउ आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज नंबर 6.2। यू हैव टू ओपन योर कॉपीज। पेन पकड़ो, कॉपी पकड़ो, बुक खोल लो आगे से, और जो आपको लगे कि बात नोट कर, यू डोंट हैव टू नोट होल क्वेश्चन आपको नोट नहीं करना, वो समझना है, लेकिन आपको जो जो बात इंपॉर्टेंट लगती है वो नोट करना है। और उसको आप देखिए, जो आपने किताबें खरीदी है ना बेटा, वो किताबें आपने पढ़ने के लिए ही खरीदी है। तो साल भर किताब को नया रख के कुछ नहीं होता है। आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैम ने ये इंपॉर्टेंट बात बताई, तो उसको आप बुक में भी पेंसिल से वहीं पर नोट कर सकते हैं। बुक पढ़ने के बाद पढ़ी हुई तो लगनी चाहिए। 1 साल के बाद, 1 साल बाद भी कोरी है तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। बुक तो लिख लिख के गंदी हो जानी चाहिए, उससे लगता है कि हाँ बुक पढ़ी गई है, बच्चे ने जगह जगह नोट किया है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट किया है। यहाँ देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन बता रही हूँ, उसके बाद आप मुझे अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्या कह रहा है? यहाँ देखो, सारे बच्चे यहाँ देखेंगे। इन फिगर दिस इफ ए बी इज, यहाँ देखो फिगर में देखो, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी कौन सी है? पहली वाली। सी डी कौन सी है? दूसरी वाली। अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके, तो अपने आप ही ये दोनों पैरेलल हो गई। ठीक है, ये तो गिवन ही है ना। क्या गिवन है? बोलिए। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो इससे अपने आप ये रिजल्ट आ जाता है कि ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। ये अपने आप ही आ जाएगा। कहाँ से आया ये रिजल्ट? बाय थ्योरम 6.6। लेकिन जब एग्जाम में आप करेंगे तो आपको, जैसे आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि क्यों लिखा आपने, है ना, तो आपको थ्योरम का नंबर एग्जाम में याद रहने वाला नहीं है। इतनी थ्योरम पढ़ लेता है बच्चा, उसके बाद उसको कैसे याद रहेगा? तो यहाँ पर आप सिर्फ इतना ही लिख दें, बाय थ्योरम, वही काफ़ी है। थ्योरम का नंबर लिखना कोई ज़रूरी नहीं। यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि ये एक थ्योरम है। ठीक है, अच्छा, अब ये पूछ क्या रहा है? अगर y और z का रेशो ये है तो x निकालें। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, y और z कैसे एंगल है? y और z कैसे एंगल है? y और z में आपको कोई रिलेशन पता चल रहा है? नहीं। x और z में आपको रिलेशन पता चल रहा है? x और z में पता चल रहा है, x और y में भी पता चल रहा है। हाँ, क्या क्या रिलेशन पता चल रहा है भाई? x और y का सम तो होगा 180, क्योंकि को-इंटीरियर है। को-इंटीरियर क्यों है? क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, ऐसा तो इसने खुद ही कहा है ना, कहा है ना। अच्छा, अभी हमने ये भी निकाल दिया कि ए बी पैरेलल हो गई है ई एफ के।
थोड़ी देर के लिए आप ये मान के चलिए कि बीच में कोई लाइन नहीं है, भूल जाइए उसको। तो आप सिर्फ इसको देखिए और इसको देखिए, तो ये x और z आपको कैसे एंगल लग रहे हैं? अल्टरनेट। कैसे एंगल है ये? अल्टरनेट। तो यानी कि एंगल x जो होगा वो इक्वल होगा एंगल z के। ठीक है, आपको निकालना क्या है? x। क्या निकालना है? तो आप इन दोनों का प्लेस बदल सकते हैं। z और x तो इक्वल ही है, तो जहाँ पर x लिखा हो वहाँ पर z लिख सकते हैं, जहाँ पर z लिखा हो वहाँ पर x भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए, हमको ये दिया है, गिवन ये है कि y रेशो z ये इक्वल है 3 रेशो 7 के। जब भी रेशो में दिया रहता है तो उसको किसी, अगर हमें सपोज करना है कि ये एंगल इतना है तो उसको किसी वेरिएबल के साथ सपोज करते हैं। जैसे हम इसको 3x और इसको 7x ले सकते हैं, एक एंगल को 3, लेकिन x ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है तो उसको भी x लेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये कौन सा x है ये। तो 3x ना लेके हम कहेंगे लेट y इक्वल्स टू 3a है और z इक्वल्स टू 7a है। ठीक है, अब यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है? 1। x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है? यानी x कितना है आपका? x कितना है? अरे यहाँ से बताओ, x नहीं है, y कितना है? y कितना है? 3। और x की जगह क्या रख सकते हैं? z रख सकते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू अगर 180 है तो इसको z प्लस वाई इक्वल्स टू भी तो 180 कह सकते हैं। दोनों बराबर ही तो है x और z। अब z की वैल्यू कितनी है? 7 है। x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है? 3 है। इक्वल्स टू 180, tan a इक्वल्स टू 180, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 180 अपॉन 10, यानी a आ गया 18। अब देखो मेजर मिस्टेक बताते हैं। कई बार बच्चे जब इसको निकालते हैं तो उनको लगता है पहला एंगल आ गया, या इस यहीं पर आंसर लिख देते हैं। वो इतने ऑब्सेसिव होते हैं, इतना उनका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है एग्जाम में कि बस यहीं आया उनका निकल गया आंसर। हो रहे नहीं, आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है ना, और x किसके बराबर है? z के। और z कितना है? 3, सॉरी हाँ, z कितना है? 7 है। तो x भी तो 7 ही होगा, यानी 7 से a की वैल्यू को मल्टीप्लाई भी तो करेंगे आप। a की वैल्यू 18 आई है तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी बताओ। 126। तो 126 इज द आंसर। अब इतना कुछ आप क्वेश्चन में करेंगे तब आपको मिलेंगे 2 से 3 नंबर। ये 3 नंबर का हार्डली क्वेश्चन है, हार्डली 3 नंबर का। मीन्स 2 में भी पूछा जा सकता है और 3 में। चांसेस ज़्यादा ये है कि 3 में पूछा जाए। बात समझ आ रही? टफ है? बिल्कुल भी नहीं। टफ है? बिल्कुल भी नहीं। कब टफ नहीं है? जब आपको रिलेशन पता हो। कब टफ नहीं है? जब आपको कंसेप्ट पता हो कि ऐसा होगा। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप क्या सोच के रह जाएंगे आधे बच्चे कि वैल्यू तो निकालनी है x की, और यहाँ दिया है y और z का रिलेशन, x में तो कुछ दिया ही नहीं है, तो मैं आप क्या करूँ? ठीक है, तो उसके लिए उन्हें ये कंसेप्ट पता होना ज़रूरी है। क्वेश्चन आपको आएगा या नहीं आएगा ये उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी पढ़ाई और कितने ध्यान से पढ़ाई की है। ज़्यादा पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं होता, स्मार्ट स्टडी करें, हार्ड स्टडी नहीं करनी। 10 घंटे नहीं पढ़ना है, 1 घंटे पढ़ना है, पर स्मार्टली पढ़ना है। और ये जिस दिन आपको आ जाएगा उस दिन आप ऐसे कर लेंगे सारे क्वेश्चन। इस 9th की किताब में कुछ भी नहीं है, बहुत सरल किताब है। NCERT तो वैसे ही ईजी है। आप RD शर्मा पढ़िए ना, इसके रिस्पेक्ट में कितनी डिफिकल्ट, उससे भी टफ पढ़नी RS अग्रवाल पढ़ लीजिए। RS अग्रवाल, RD शर्मा इससे बहुत डिफिकल्ट बुक है, और RS अग्रवाल तो 2 कदम और आगे है। RD शर्मा तो फिर भी इससे मिलती जुलती है, उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, थोड़े एक आध कंसेप्ट ज़्यादा हैं, पर RS अग्रवाल बहुत आगे की बुक है, तो उसके सामने ये कुछ नहीं है, बच्चा है। लेकिन बेस यही है। बेस क्या होता है? NCERT को बेस करके ही बाकी सब बुकें बनाई जाती है, क्योंकि NCERT सरकारी बुक है। NCERT अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है जो पूरे देश में क्या सिलेबस होगा, कौन सी किताबें लॉन्च की जाएंगी, बच्चे को किस लेवल तक किस क्लास में पढ़ाना है, सब NCERT डिसाइड करता है, और वही आपकी किताब बनाता है। तो बेसिक किताब तो आप ही के पास है, बाकी सब इसी पर बेस्ड करके बनाई जाती है। तो इसको ध्यान से पढ़िए। यहाँ से आपको 3 चैप्टर तक तो बिल्कुल अपना ध्यान हिलाना नहीं है। ये लाइन्स एंड एंगल, ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल, और इसमें से भी मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, और ट्राइंगल्स भी डिफिकल्ट ही है।
तो आप ये मान के चलिए कि हम कठिन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा कंसंट्रेट करके पढ़ें।